आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे स्पेशल सर्विसेज के बारे में, विशेष सेवाओं के बारे में। स्पेशल सर्विसेज में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, फिर करेंगे इंश्योरेंस के बारे में और फिर करेंगे वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के बारे में, मूल्य दे डाक वस्तुओं के बारे में। अब पोस्ट ऑफिस में अगर किसी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवानी है उसका क्या फ़ायदा होता है, इंश्योरेंस करवानी है क्यों करवाते हैं, वीपी के रूप में भेजना चाहते हैं तो क्यों भेजते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की वीडियो में हम करेंगे। इनको स्पेशल सर्विसेज में गिना जाता है क्योंकि जब भी कोई डाक वस्तु आप भेजते हैं तो पोस्टेज चार्जेस उसके लिए दिए जाते हैं, लेकिन अगर स्पेशल सर्विसेज आप उस आर्टिकल के संबंध में लेना चाहते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो उन एक्स्ट्रा चार्जेस को देने का क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में करेंगे, पंजीकरण के बारे में करेंगे। किसी भी डाक वस्तु का पंजीकरण क्यों किया जाता है और उसको करने का फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। Registered articles pass through the hands of postal officers under special precautions. जब भी आप किसी डाक वस्तु का पंजीकरण करवाएंगे उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन, विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। रिकॉर्ड केप्ट एट ऑल स्टेजेस, सभी चरणों में एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आर्टिकल को कब और कहां से पोस्ट किया, कहां पे उसका वितरण हुआ, किस समय हुआ, किसने किया। तो इसमें हर एक स्टेज के ऊपर उस पंजीकृत डाक वस्तु का रिकॉर्ड रहता है, चाहे वो उसकी पोस्टिंग की स्टेज हो, ट्रांसमिशन की स्टेज हो या उसकी डिलीवरी की या ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में पहुंचने की स्टेज हो। हर एक स्टेज के ऊपर उसका रिकॉर्ड रहता है। बट द पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल। लेकिन डाकघर किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और फॉर एनी इंजरी विच इट्स कंटेंट्स में सस्टेन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन थ्रू द पोस्ट, और ना ही डाक द्वारा प्रसारण के दौरान डाक वस्तु की सामग्री को अगर कोई हानि होती है, इंजरी होती है, उस चीज के लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार रहेगा। तो किसी भी डाक वस्तु के पंजीकरण का उद्देश्य क्या होगा, इसके लिए विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। इसका ट्रांसमिशन सिक्योर या सुरक्षित हो जाता है और सभी स्टेजेस के ऊपर इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल गुम हो जाता है, उसकी सामग्री को कोई नुकसान हो जाता है प्रसारण के दौरान, तो इसके लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलपिस, विशेष पंजीकरण वाले लिफाफे। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में हमने इस चीज़ के बारे में भी किया था कि स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स जो होते हैं उनका यूज़ आपने पंजीकृत डाक वस्तुओं को भेजने के लिए करना होता है। उसमें इंश्योर्ड आर्टिकल भी आएंगे, उसमें वीपी आर्टिकल भी आएंगे। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स आर सोल्ड बाई पोस्ट ऑफिस, इनको डाक घर के द्वारा बेचा जाता है। शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द अनरजिस्टर्ड लेटर और एनवल्प, और इनका यूज आपने अपंजीकृत पत्र या एनवल्प के लिए कभी भी नहीं करना है। विशेष पंजीकरण वाले लिफाफे जो डाक घर के द्वारा बेचे जाते हैं उनका उपयोग केवल पंजीकृत डाक वस्तुओं, बीमित डाक वस्तु या मूल्य डाक वस्तुओं को भेजने के लिए करना है। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल्स विच कैन बी रजिस्टर्ड, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका पंजीकरण कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते तो अनरजिस्टर्ड के रूप में उसको भेजा जा सकता है। आगे हम ऐसे आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे? लेटर कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, पोस्ट कार्ड और पार्सल। ये सभी ऐसे आर्टिकल हैं जिनकी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इनके आपके पास ऑप्शन है। और साथ में न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। लेकिन कौन से न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर्स प्रीपेड विद पोस्टेज एट न्यूज़पेपर रेट्स ऑफ पोस्टेज मे बी रजिस्टर्ड एट एनी पोस्ट ऑफिस। ऐसे समाचार पत्र जिनको समाचार पत्र दर के अनुसार, जिनके लिए पोस्टेज चार्जेस आपने समाचार पत्र दर के अनुसार दिए हों, ऐसे समाचार पत्रों को किसी भी पोस्ट ऑफिस में पंजीकृत किया जा सकता है। तो इनके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप इनकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इनको बिना रजिस्ट्रेशन के भी भेज सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है? लेटर,
इन द लेटर कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, पोस्ट कार्ड और पार्सल, और न्यूज़पेपर्स प्रीपेड विद पोस्टेज एट न्यूज़पेपर रेट्स ऑफ पोस्टेज, ऐसे समाचार पत्र जिन्हें समाचार पत्र की डाक दरों के अनुसार प्रीपेड किया हुआ हो, उनको किसी भी डाकघर में पंजीकृत किया जा सकता है। Prepayment of postage and registration fees is compulsory for all registered articles। जितनी भी पंजीकृत डाक वस्तुएं आप भेजते हैं उनके लिए जो पोस्टेज चार्जेस बनते हैं और साथ में जो रजिस्ट्रेशन फीस बनती है, इनका पूर्व भुगतान करना अनिवार्य होता है। तो किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु को भेजने के लिए उसके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस बनेंगे, उसको भेजने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी, उस डाक वस्तु को पोस्ट करने से पहले आपको देनी होगी। For registration, article must be presented at the post office window and a receipt will be given to the sender। जिस भी डाक वस्तु का आप पंजीकरण करना चाहते हैं उसे पंजीकरण के लिए पोस्ट ऑफिस विंडो, डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और इस तरह जब आप रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, रसीद दी जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ऐसी डाक वस्तुएं जिनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। अभी हमने ऐसी डाक वस्तुएं की जिनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसी डाक वस्तुओं के बारे में कर रहे हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से आपको करवानी पड़ेगी। तो उसमें आ जाएगा पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम। तो हमने जब पार्सल वाला टॉपिक किया पिछली वीडियो में, वहां पर भी ये चीज आई थी कि अगर कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक होगा उसको आप पोस्ट करते हैं, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो कोई भी ऐसा पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक होगा उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगी, कंपल्सरी हो जाएगी। इंश्योर्ड आर्टिकल, किसी भी अगर आर्टिकल को बीमित आर्टिकल के रूप में भेजना है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। जब आप पार्सल को किसी ऐसे स्थान के लिए भेजते हैं जहां को पार्सल भेजते समय उसके लिए कस्टम डिक्लेरेशन, सीमा शुल्क घोषणा या कस्टम घोषणा की आवश्यकता हो, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। Any article containing postage or other stamps or labels, check, हुंडी, बैंक नोट्स, बैंक पोस्ट बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज और सेम आइटम। जब भी आप किसी आर्टिकल में डाक टिकट या अन्य टिकट भेजते हैं, लेवल, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज या इसी तरह का कोई और सामान भेजते हैं तो उस आर्टिकल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। आर्टिकल्स वेयरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर रजिस्टर्ड वर्ड लिखा हुआ हो। आपने एक आर्टिकल पोस्ट करने के लिए लाया और उसके कवर के ऊपर यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड शब्द लिख दिया, तो उस आर्टिकल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसको बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, एक ऐसा पंजीकृत लेख जिसका पहले वितरण हो गया, वितरण होने के बाद अगर फिर से उसको कोई पोस्ट करना चाहता है तो उसको पोस्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी अनिवार्य हो जाएगी। एनी वीपी आर्टिकल, कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। तो इन सभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवानी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कोई पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो, कोई बीमित आर्टिकल के लिए, या कोई ऐसा पार्सल जिसे ऐसे स्थान के लिए भेजा जाता है जहां के लिए कस्टम डिक्लेरेशन की आवश्यकता हो, कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें पोस्टेज या अदर स्टैंप्स हो, लेवल, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या फिर ऐसा कोई आर्टिकल जिसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ हो, या ऐसा पंजीकृत लेख जिसे वितरित किए जाने के बाद दोबारा पोस्ट किया जाता है, या कोई भी वीपी आर्टिकल, ऐसा कोई भी आर्टिकल होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करवानी ही पड़ेगी। Sender may obtain attested copy of original receipt signed by addressee within 6 months from the date addressee signed the original receipt। प्रेषक प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई मूल रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर करने के 6 महीने के भीतर प्राप्त कर सकता है।
पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि ये जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट होती है ये क्या चीज़ होती है। जब भी किसी पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण किया जाता है, वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अगर आर्टिकल भेजने वाले को यानी कि प्रेषक को इस रिसिप्ट के ऊपर प्राप्तकर्ता के द्वारा किए हुए हस्ताक्षर की एक कॉपी चाहिए, ठीक है, ये जो रिसिप्ट के ऊपर प्राप्तकर्ता पंजीकृत डाक वस्तु के लिए हस्ताक्षर करेगा, अगर इस रिसिप्ट की एक कॉपी प्रेषक को चाहिए तो वो इस कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो सेंडर जो वो क्या कर सकता है, प्राप्तकर्ता के द्वारा जो ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता के द्वारा किए गए होंगे उनकी एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकता है। कितने समय के भीतर, जब प्राप्तकर्ता इस ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करता है उस तारीख से 6 महीने के भीतर वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसका अटेस्टेड कॉपी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस भी कार्यालय के द्वारा एक कॉपी बनाई जाती है उस कार्यालय के पोस्ट मास्टर के द्वारा इसको सत्यापित किया जाता है। तो क्या किया जा सकता है, प्रेषक प्राप्तकर्ता के द्वारा ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर जो हस्ताक्षर किए हुए होंगे उसकी एक सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसको प्राप्तकर्ता के द्वारा ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने की तारीख से 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। Head of circle may grant to sender or at his request to addressee as an act of grace and note in consequence of any legal liability compensation up to a limit of 100 rupees for the loss of any registered inland letter, packet or parcel. अगर कोई भी इनलैंड लेटर, पैकेट या पार्सल लॉस हो जाता है यानी कि उसको क्या हो जाता है, वो गुम हो जाता है, तो उसके लिए सर्किल प्रमुख 100 रुपए की सीमा तक का मुआवजा दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 100 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस दिया जाएगा, अनुग्रह के रूप में या दया करके दिया जाएगा। यहाँ पे प्रेषक की कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं होगी कंपनसेशन प्राप्त करने की, यानी कि उसको ये मुआवजा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि हमने ऊपर पहला ही पॉइंट किया था कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रसारण के दौरान अगर किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल को लॉस होता है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होता है, तो इस चीज़ के लिए कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। लेकिन हेड ऑफ सर्कल चाहे तो एक्ट ऑफ ग्रेस के रूप में, अनुग्रह के रूप में दया करके 100 रुपए की सीमा तक का मुआवजा प्रेषक को या प्रेषक के अनुरोध पर प्राप्तकर्ता को दे सकता है, लेकिन ये उसकी कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं होगी, कानूनी अधिकार नहीं होगा। कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर लॉस, थेफ्ट, डैमेज इज 30 SDR। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख के लॉस, थेफ्ट या डैमेज के लिए दिया जाने वाला मुआवजा 30 SDR है, और इनलैंड आर्टिकल्स की बात करें तो 100 रुपए की सीमा तक का मुआवजा दिया जाता है। आगे चलते हैं, टैरिफ की बात करते हैं। किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के ऊपर चार्जेस कैसे लिए जाते हैं। पोस्टेज चार्जेस अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द आर्टिकल, डाक शुल्क जो लिया जाता है डाक वस्तु की श्रेणी के अनुसार लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें 17 रुपीज़, एक्नॉलेजमेंट फीस की बात करें तो 3 रुपये लिए जाते हैं। From 1st November 2023, 18% GST is applicable on postage and registration charges on all kind of registered articles। 1/11/2023 से सभी प्रकार के पंजीकृत लेखों पर शुल्क पर 18% GST लागू है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या किया, 40 ग्राम का एक लेटर भेजा, 40 ग्राम का एक लेटर भेजा जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं। इस 40 ग्राम्स के लेटर के ऊपर आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे। सबसे पहले आपसे पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे जो होंगे अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की श्रेणी के अनुसार। अब आर्टिकल क्या है, लेटर है। लेटर के लिए चार्जेस कैसे लगते हैं, प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 5 रुपये। अब ये 40 ग्राम है, इसका मतलब इसके ऊपर 10 रुपये आपसे
पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे। फिर उसके बाद इसके लिए आपसे 17 रुपीज़ क्या ली जाएगी, रजिस्ट्रेशन ली जाएगी। ये चार्जेस लिए जाएंगे आपसे रजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, और एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें लगेंगे, 18% जीएसटी लगेगी। अब 18% जीएसटी किसके ऊपर लगेगी, क्या सिर्फ पोस्टेज चार्जेस के ऊपर लगेगी, क्या सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर लगेगी, दोनों के ऊपर लगेगी। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 27 रुपीज़ कितना आ जाएगा, 27 रुपीज़ आ जाएगा। अब इसके ऊपर प्लस 18% जीएसटी आपने ऐड कर देनी है। तो उसको ऐड करने के बाद जो भी चार्जेस बनेंगे वो आपसे 40 ग्राम के लेटर के ऊपर लगेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं। जब भी किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस की जाती है, क्यों की जाती है? आर्टिकल्स में बी इंश्योर्ड एट ऑल पोस्ट ऑफिसेस। वस्तुओं का बीमा सभी डाकघरों में किया जा सकता है, यानी कि किसी भी आर्टिकल की इंश्योरेंस ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है, सब पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है और हेड पोस्ट ऑफिस में भी हो सकती है। इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। बीमा डाक द्वारा प्रेषित होने के दौरान सभी जोखिमों को कवर करता है। अगर किसी भी आर्टिकल की आप इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? तो जैसे हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए क्या कि विशेष सावधानियां बरतेंगी, प्रसारण अधिक सुरक्षित हो जाता है, सभी स्टेजेस के ऊपर एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी तरह से जब आर्टिकल की आप इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस करने का क्या फ़ायदा होता है? डाक द्वारा प्रसारण के दौरान सभी जोखिमों को कवर करता है। कि इंश्योरेंस से क्या होता है, डाक द्वारा प्रसारण के दौरान सभी जोखिम क्या हो सकते हैं? आपने एक डाक वस्तु भेजी, उसमें आपने कुछ कीमती सामान भेजा, उस कीमती सामान को चोरी होने का खतरा, या फिर आपके आर्टिकल को गुम होने का खतरा, या आपने कीमती सामान भेजा है उसको नुकसान होने का खतरा, कोई भी खतरा जो प्रसारण के दौरान डाक को हो सकता है, उस रिस्क को इंश्योरेंस के द्वारा कवर किया जा सकता है। यानी कि आपके आर्टिकल के गुम होने का खतरा है, आर्टिकल को नुकसान होने का खतरा है, इस तरह के जितने भी रिस्क होते हैं उन सभी को इंश्योरेंस के द्वारा कवर किया जा सकता है। The prepayment of all charges on insured articles, namely postage, registration and insurance fees is compulsory. जब भी आप कोई बीमित डाक वस्तु भेजेंगे, उसके लिए पोस्टेज चार्जेस, पंजीकृत डाक पंजीकरण शुल्क और इंश्योरेंस फीस या बीमा फीस, इन सभी का आपको कंपल्सरली भुगतान करना होगा, अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। तो हम आगे करेंगे कि कौन कौन से चार्जेस कैसे लिए जाएंगे। तो जब भी आप इंश्योर्ड आर्टिकल भेजेंगे, पोस्टेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस और इंश्योरेंस फीस, इन सभी का आपको पूर्व भुगतान करना होगा। Postage stamps affixed to an insured article must be placed apart from one another so that they may not serve to conceal injuries to the cover of the letter or parcel. जब भी आप किसी इंश्योर्ड आर्टिकल के ऊपर पोस्टेज स्टैंप्स को चिपकाएंगे, डाक टिकटों को चिपकाएंगे, उनको आपने अलग अलग करके चिपकाना है। उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? अगर उस इंश्योर्ड आर्टिकल को, उस इंश्योर्ड लेटर को या पार्सल को कोई भी नुकसान होता है, यानी कि अगर उसको क्या किया जाता है, उसको फाड़ा जाता है, तो बाद में क्या किया जा सकता है, डाक टिकटों के साथ उसको ढका जा सकता है। तो इसलिए आपने जो डाक टिकट लगाने हैं उनको थोड़े थोड़े गैप के ऊपर लगाना है, ताकि अगर उस इंश्योर्ड लेटर या पार्सल को कोई नुकसान हो, उस नुकसान को उन डाक टिकटों के द्वारा ढका ना जा सके। तो बीमित वस्तु पर चिपकाए गए डाक टिकट एक दूसरे से गैप पर चिपकाए जाने चाहिए, ताकि वे पत्र या पार्सल के कवर पर लगने वाली चोटों को छिपाने का काम ना करें। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड। ऐसी कौन सी आर्टिकल है जिनके लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं? इनके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, बिना इंश्योरेंस के भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? रजिस्टर्ड लेटर, पंजीकृत पत्रों की इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। वैल्यू पेएबल रजिस्टर्ड लेटर्स, मूल्य दे पंजीकृत पत्र। रजिस्टर्ड पार्सल, वैल्यू पेएबल रजिस्टर्ड पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल, इन सभी की इंश्योरेंस की जा सकती है। लिमिट अप टू विच यू कैन इंश्योर, किस सीमा तक बीमा किया जा सकता है। आर्टिकल्स बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस अप टू द वैल्यू ऑफ 600 रुपीज़। अगर आप शाखा डाकघर में किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस करते हैं तो 600 रुपये की सीमा तक की जाएगी।
आर्टिकल्स बुकड एट अदर पोस्ट ऑफिसेस, आप सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल्स के इंश्योरेंस करते हैं तो 1 लाख रुपए की वैल्यू तक की जा सकती है। इंश्योर्ड वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द रियल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स, तो जो भी इंश्योर्ड वैल्यू होगी किसी भी आर्टिकल की जो इंश्योरेंस आप करेंगे उसकी वैल्यू उस आर्टिकल में भेजी जाने वाली सामग्री की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड, coin or bullion, government currency notes or bank notes or any combination of these shall be insured for the actual value of the contents। तो यहाँ पे prohibited articles में जो हमने पढ़ा था उसको भी आपने ध्यान रखना है कि इन वस्तुओं को आप नहीं भेज सकते हैं प्रेजेंट में। तो अगर किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल में आप सोना भेजते हैं, सिक्के या बुलियन भेजते हैं, गवर्नमेंट करेंसी नोट या फिर बैंक नोट जिनको अब नहीं भेजा जाता है या इनका कोई कॉम्बिनेशन भेजा जाता है, तो ऐसे आर्टिकल की जो इंश्योरेंस की जाएगी उस आर्टिकल के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के वास्तविक मूल्य के लिए की जाएगी। यानी कि अगर किसी आर्टिकल के अंदर कॉइन भेजे जा रहे हैं, कितनी वैल्यू के कॉइन भेजे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 रुपये के कॉइन भेजे जा रहे हैं तो उनकी इंश्योरेंस भी 10 रुपये के लिए ही की जाएगी। अगर सोना भेज रहे हैं तो सोने की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के जितनी ही इंश्योरेंस उस आर्टिकल की होनी चाहिए। करेंसी नोट्स कैन बी इंश्योर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज़, करेंसी नोट अगर भेजते हैं तो उनकी इंश्योरेंस 20,000 रुपये तक की जा सकती है। प्रेजेंट में करेंसी नोट्स डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाते हैं जैसा हमने प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में भी किया था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि करेंसी नोट डाक के माध्यम से किस वैल्यू तक इंश्योर करके भेजे जा सकते हैं, 20,000 रुपये तक। Registered articles to and from army post offices may be insured up to the value of 500 rupees। सेना डाक घरों से या सेना डाक घरों को जो पंजीकृत लेख भेजे जाते हैं उनकी इंश्योरेंस 500 रुपये की सीमा तक की जा सकती है। आर्मी पोस्ट ऑफिस को अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा गया है या फिर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आर्मी पोस्ट ऑफिस को भेजा गया है तो इस तरह के रजिस्टर्ड आर्टिकल की इंश्योरेंस मैक्सिमम 500 रुपये के लिए की जा सकती है। Things for which insurance is compulsory: coin, bullion, precious stones, articles of gold and silver, currency or bank notes sent through inland post only after insurance and must be insured for actual value of the contents। कौन सी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस कंपलसरी है? इनके ऐसा आर्टिकल जिसमें आप ऐसी सामग्री भेजते हैं जो यहाँ पे दे रखी है तो उसकी इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ेगी। उसमें कॉइन आएंगे, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने या चांदी से बनी हुई वस्तुएं, करेंसी या बैंक नोट, इन सभी को अगर आप अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो सिर्फ इनकी इंश्योरेंस के बाद ही इनको डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। और जो इनकी इंश्योरेंस की जाएगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, सामग्री के वास्तविक मूल्य के अनुसार ही होनी चाहिए। कम या ज़्यादा होगी तो उस इंश्योरेंस का कोई भी फायदा नहीं होगा। केसेस इन विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी, तो कौन से केसेस में इंश्योरेंस कंपल्सरी हो जाती है? ऊपर भी हमने कर लिया कि किन मामलों में इंश्योरेंस कंपल्सरी है और किस मामले में। इंश्योरेंस इज आल्सो कंपल्सरी फॉर एट लीस्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी फ्रॉम द सेंडर इन द केस ऑफ ऑल वैल्यू पेबल आर्टिकल्स ऑन विच द अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रिकवरी एक्सीड्स 1,500। सभी मूल्यदेय वस्तुओं के मामले में जिन पर वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि 1500 रुपये से अधिक हो, कम से कम प्राप्तकर्ता से वसूली के लिए निर्दिष्ट राशि के लिए बीमा करना अनिवार्य होगा। अब वीपी आर्टिकल के बारे में हम आगे करेंगे। जब भी कोई वीपी आर्टिकल भेजा जाता है तो उस आर्टिकल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक राशि वसूल की जाती है। जब भी आपका वीपी आर्टिकल भेजा जाएगा और उस पर प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 1500 रुपये से अधिक होगी, कम से कम इस निर्दिष्ट राशि के लिए उस आर्टिकल की इंश्योरेंस करनी होगी। ये नहीं बोला गया कि उस पूरे आर्टिकल के अंदर जो सामग्री भेजी है उसकी इंश्योरेंस आपको करनी है, नहीं। कम से कम ये जो 1500 रुपये की राशि
प्रेषक ने निर्दिष्ट किया है कि ये 1500 रुपये की राशि प्राप्तकर्ता से वसूल करने के बाद मुझे भेजी जानी है, तो कम से कम उस निर्दिष्ट राशि के लिए इंश्योरेंस करनी होगी अगर वो निर्दिष्ट राशि 1500 रुपये से ज़्यादा की होगी। लेकिन ये कंडीशन कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है? अदर देन वैल्यू पेएबल लेटर्स कंटेनिंग रेलवे रिसिप्ट, wills, invoices, documents एक्स्ट्रा ऑफ नो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। तो आगे वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के बारे में करेंगे कि वैल्यू पेबल आर्टिकल्स में आप कोई भी ऐसा सामान भेज सकते हैं जिसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो, जैसे कोई रेलवे रिसिप्ट है, विल इन्वॉइसेस हैं या कोई डॉक्यूमेंट है। अब इनकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, फिर भी इनको वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के रूप में भेजा जा सकता है। तो इस तरह के वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के ऊपर अगर रिकवर की जाने वाली राशि 1500 रुपये से ज़्यादा की होगी तो उस मामले में इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। और एंड वैल्यू पेबल पैकेट्स, या फिर आप वैल्यू पेबल पैकेट भेज रहे हैं जिसमें प्रिंटेड पेपर्स हों, बुक्स हों, इस तरह की जिन्हें बुक पैकेट रेट्स के ऊपर भेजा जाता है, उनके लिए भी इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होती है, चाहे उनकी वैल्यू पेबल आर्टिकल के रूप में भेजी गई निर्दिष्ट राशि 1500 रुपये से ज़्यादा हो। तो कोई भी वीपी आर्टिकल अगर भेजा जाएगा उसके ऊपर अगर वसूल की जाने वाली राशि 1500 रुपये से ज़्यादा होगी तो कम से कम इस निर्दिष्ट राशि के लिए आपको उस आर्टिकल की इंश्योरेंस करनी होगी। लेकिन ये किस मामले में आवश्यक नहीं है? जब आप उस वीपी आर्टिकल में रेलवे रिसिप्ट, विल्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह का कोई सामान भेजते हैं जिसकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ना हो, आंतरिक मूल्य ना हो, या फिर ऐसा कोई वीपी पैकेट जिसमें प्रिंटेड पेपर हो या बुक्स हों जिन्हें बुक पैकेट और रेट्स के अकॉर्डिंग भेजा जाता है। Coin, bullion, platinum, precious stones, jewelry, currency notes or bank notes and articles of gold or silver may be sent by post only in insured letters, insured parcels। जब भी डाक के माध्यम से coin, bullion, platinum, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, गवर्नमेंट करेंसी नोट या बैंक नोट भेजे जाएंगे, या फिर सोने या चांदी से बनी हुई वस्तुएं भेजी जाएंगी, तो इनको डाक के माध्यम से या तो इंश्योर्ड लेटर के रूप में या इंश्योर्ड पार्सल के रूप में ही भेजा जाएगा। कहने का मतलब है इस तरह के आर्टिकल अगर भेजने हैं तो जिस आर्टिकल के आप जिस भी आर्टिकल का आपने यूज़ किया है उस आर्टिकल की आपको इंश्योरेंस करनी होगी। पैकिंग एंड अदर कंडीशंस, पैकिंग, साइज और अन्य कंडीशंस। एवरी लेटर टेंडर्ड फॉर इंश्योरेंस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग कवर विच मस्ट बी सिक्योरली फास्टेंड एंड सील्ड। प्रत्येक पत्र जिसे आप इंश्योरेंस के लिए प्रस्तुत करते हैं, कि आप क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में एक लेटर को यदि इंश्योर्ड करने के लिए प्रस्तुत करते हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग कवर में संलग्न किया हुआ होना चाहिए, जिसे सुरक्षित रूप से बांधा हुआ होना चाहिए और उसको सील किया हुआ होना चाहिए। अब सील कैसे किया हुआ होना चाहिए? बाय मीन्स ऑफ आइडेंटिकल सील्स इन फाइन वैक्स। इसके लिए आप आइडेंटिकल सील का यूज़ करेंगे, यानी कि एक ही सील का यूज़ करेंगे सील करने के लिए, और जो वैक्स यूज़ करेंगे वो महीन मोम होनी चाहिए, फाइन वैक्स होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिंग अ प्राइवेट मार्क एंड अफिक्स्ड इन सफिशेंट नंबर, और जो सील लगाएंगे वो सफिशेंट नंबर में होनी चाहिए, पर्याप्त संख्या में लगाएंगे, सो दैट इट कैन not be opened without either breaking the seal or leaving obvious traces of violation। ताकि अगर उस आर्टिकल को कोई खोले तो उन सील्स को तोड़े बिना या उस आर्टिकल के ऊपर खोले जाने के निशानों को छोड़े बिना उसको ना खोला जा सके। तो आपने पर्याप्त संख्या में उसके ऊपर सील लगानी है, अच्छे से उसको पैक करना है, सुरक्षित रूप से बांधना है, इस तरह से उसको पैक करना है कि अगर उसको खोला जाए या उसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो उन सील्स को भी आपको क्या हो, उस आर्टिकल को देख के पता चल सके किसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इस तरह से आपने इसको पैक करना है। तो जिस भी पत्र को बीमा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उसे मजबूत कवर में संलग्न करना है, सुरक्षित रूप से बांधना है और महीन मोम के समान सील के माध्यम से एक निजी चिन्ह का प्रयोग करके सील करना है। और सील जो है वो पर्याप्त संख्या में लगाई जाएगी ताकि सील को तोड़े बिना या उल्लंघन के स्पष्ट निशान छोड़े बिना इसको खोला ना जा सके। यानी कि अगर इसको कोई खोलने की कोशिश करता है या इसको खोलता है तो उसके निशान उस आर्टिकल के ऊपर रह जाने चाहिए।
नो लेवल ऑफ एनी काइंड शुड बी अफिक्स्ड बाय द सेंडर टू सच अ कवर। और इस तरह के आर्टिकल के ऊपर जब भी कोई इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाता है तो इस तरह के इंश्योर्ड आर्टिकल के कवर के ऊपर प्रेषक के द्वारा किसी भी तरह का कोई लेबल नहीं चिपकाया जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए उसको, क्योंकि अगर इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जा रहा है और उसके ऊपर आपने कोई लेबल चिपकाया हुआ है तो उस आर्टिकल को अगर फाड़ा जाता है तो उसके ऊपर फिर से अगर लेबल लगा दिया तो आप उसको पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या उसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं। तो इस तरह के आर्टिकल के ऊपर प्रेषक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेबल नहीं लगाया जाना चाहिए। An envelope with black or color border or a transparent panel must not be used। आपने ऐसे एनवल्प का यूज नहीं करना है जिसका बॉर्डर काला हो या कलर्ड हो, रंगीन हो, और ना ही ऐसे एनवल्प का यूज करना है जिसमें ट्रांसपेरेंट पैनल हो, पारदर्शी पैनल हो। अभी हम कर चुके हैं ट्रांसपेरेंट पैनल क्या होता है, ये आर्टिकल है। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पैनल होता है जिसके माध्यम से आपको प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देता है। तो इस तरह के एनवल्प का आप यूज़ नहीं करेंगे इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए, ट्रांसपेरेंट पैनल वाले और जिनके बॉर्डर यानी कि ये वाली साइड कलर्ड हो या फिर ब्लैक हो। The seals must be placed over each flap or seam of the cover, and if the cover is tied around with a string or a tape, a seal must be placed on the ends where they are tied। सील जो है वो आपने प्रत्येक फ्लैप के ऊपर या सीम के ऊपर लगानी है, और साथ में अगर उस आर्टिकल को बांधने के लिए आप स्ट्रिंग का या टेप का यूज़ करते हैं तो जहाँ पे लास्ट में आप उसको गांठ लगाएंगे या जहाँ पे उस टेप का एंड होगा वहाँ पे भी आपने सील ज़रूर लगा देनी है। तो हम लास्ट में करेंगे डायग्राम के साथ। As an additional precaution, if the contents admit for it, a thread should be passed through the cover and its contents and tied the knot being placed under the central seal। Additional precaution या अतिरिक्त सावधानी के तौर पर अगर सामग्री इस बात की आपको अनुमति देती है तो एक रस्सी या थ्रेड आर्टिकल की सामग्री और उसके कवर के माध्यम से गुजार कर बांधा जाना चाहिए और जिसकी नोट या गांठ सेंट्रल सील के नीचे होनी चाहिए। तो अतिरिक्त सावधानी के रूप में क्या कर सकते हैं, एक धागे को कवर और उसकी सामग्री के माध्यम से पारित किया जा सकता है और जो उसकी गांठ होगी उसको केंद्रीय सील के नीचे बांधा जाना चाहिए। If a parcel contains gold or silver, bullion or coins, it must be packed in a strong case of wood or metal with an outer covering of cloth or stud paper। अगर पार्सल में आप सोना भेजते हैं, सिल्वर, बुलियन या कॉइन्स भेजते हैं तो इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग केस में मजबूत डिब्बे में पैक करना चाहिए, और ये जो डिब्बा है वो लकड़ी का हो सकता है या मेटल का हो सकता है, विद एन आउटर कवरिंग ऑफ क्लॉथ और स्टड पेपर, और उसके बाहर या तो आप कपड़ा यूज़ करेंगे या मोटे कागज़ को यूज़ करेंगे आउटर कवरिंग के रूप में। तो पहले इसको सोने को, बुलियन को, सिल्वर को या कॉइन्स को आप लकड़ी के या मेटल के डिब्बे में डालेंगे और उसको आउटर कवरिंग में डालेंगे जो कपड़े की या मोटे कागज़ की होनी चाहिए। All the seals affixed to an insured article must be of same kind of bags। अब इंश्योर्ड आर्टिकल के कवर के ऊपर जितनी भी सील लगाई जाएगी वो एक ही तरह के मोम की होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग मोम यूज़ करना है। एंड मस्ट वेयर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस ऑफ द सेम प्राइवेट डिवाइस, और उसके ऊपर जो इम्प्रेशन लगाई जाएगी, आपने क्या लगाई सील, और सील के ऊपर जो इम्प्रेशन लगाई जाएगी वो सेम प्राइवेट डिवाइस की होनी चाहिए, एक ही डिवाइस की होनी चाहिए, और डिवाइस जो निजी होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए। द डिवाइस मस्ट नॉट बी दैट ऑफ अ करंट कॉइन, लेकिन आप सील लगाने के लिए, सील लगाने के बाद उसके इम्प्रेशन को लगाने के लिए करंट कॉइन, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सिक्कों का यूज़ नहीं करेंगे, स्ट्रेट या कर्व्ड सीरीज ऑफ लाइंस का यूज़ नहीं करेंगे या क्रॉस लाइंस का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनको दोबारा से आसानी से बनाया जा सकता है। तो जो आपने सील के ऊपर इम्प्रेशन लगानी है एक प्राइवेट डिवाइस की लगानी है, ताकि उसको दोबारा से, क्योंकि अगर कोई सील खोलेगा और उसके ऊपर दोबारा से इम्प्रेशन बनानी हो तो वो इम्प्रेशन दोबारा से ना बनाई जा सके। लेकिन अगर आप करंट कॉइन का यूज़ करते हैं, स्ट्रेट कर्व्ड या क्रॉस लाइंस का यूज़ करते हैं तो उसको दोबारा से आसानी से बनाया जा सकता है।
It is recommended that registration envelopes sold at all post offices be used for insured letters. तो रिकमेंड किया जाता है कि इंश्योर्ड आर्टिकल या लेटर भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स का विशेष पंजीकरण वाले लिफाफों का यूज करें जो सभी डाकघरों के द्वारा बेचे जाते हैं। इट शुड नॉट बी सो स्मॉल, आर्टिकल बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, और सो कवर्ड विद द राइटिंग और सीलिंग वैक्स ऑन दी एड्रेस साइड, और उस आर्टिकल की पते वाली साइड लेखन या सीलिंग वैक्स से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, और अदरवाइज मेड अप इन सच अ मैनर, या फिर इस तरह से नहीं बनी होनी चाहिए एज टू रेंडर इट इम्प्रैक्टिकेबल टू अफिक्स टू द आर्टिकल द प्रेस्क्राइब्ड ऑफिशियल लेवल्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, की डाक घर के द्वारा उसके ऊपर जो निर्धारित ऑफिशियल लेवल चिपकाया जाना है उसको चिपकाया जाना मुश्किल हो जाए। तो आर्टिकल बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, उसकी पते वाली साइड राइटिंग या सीलिंग वैक्स से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपने उसको इस तरह से बनाना है कि उसके ऊपर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो निर्धारित ऑफिशियल लेवल लगाया जाना है उसको लगाया जाना मुश्किल हो जाए। इंश्योरेंस प्रोसीजर, बीमा प्रक्रिया। An article intended for insurance must be presented at the window of the post office. इंश्योरेंस के लिए किसी भी आर्टिकल की अगर आपको इंश्योरेंस करनी है, बीमा करना है, तो उस आर्टिकल को आपने पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही प्रस्तुत करना है। Write clearly in words and figures the insurance value without erasure or correction on the top of address side of the cover. बीमा मूल्य को बिना मिटाए या सुधारे कवर के पते वाले भाग के शीर्ष पर शब्दों और अंकों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। जब भी किसी आर्टिकल की इंश्योरेंस की जाती है, किस वैल्यू के लिए उसकी इंश्योरेंस की है, वो इंश्योरेंस वैल्यू उस आर्टिकल के एड्रेस साइड पर टॉप पर लिखी जानी चाहिए शब्दों में और अंकों में। The name and address of the sender must also be written on the cover in the lower left hand corner, और निचले बाएं हाथ के कोने में प्रेषक का नाम और पता उस आर्टिकल के ऊपर लिखा जाएगा, और सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर के ऊपर भी लिखा जा सकता है जिसको आप आर्टिकल के साथ पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट करेंगे अगर आर्टिकल के ऊपर प्रेषक का नाम और पता लिखने की जगह ना बची हो। A receipt will be given to person who presents an article. जो व्यक्ति आर्टिकल प्रस्तुत करता है उसको उस आर्टिकल के संबंध में बुकिंग के लिए एक रसीद दी जाती है फॉर इंश्योरेंस एट द पोस्ट ऑफिस विंडो ड्यूरिंग द आवर्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर पोस्टिंग इंश्योर्ड आर्टिकल्स। तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए निर्धारित घंटों के दौरान अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल की इंश्योरेंस करने के लिए कोई आर्टिकल डाकघर में प्रस्तुत करता है तो उस व्यक्ति को उस आर्टिकल की बुकिंग के लिए एक रिसिप्ट दी जाती है। Any error or mistake should be pointed out at once by the sender, otherwise the post office will not be liable for any damage or compensation. तो अगर कोई भी उसमें त्रुटि है, आपको जो रसीद दी जाएगी उसमें क्या होगा, उसमें लिखा होगा उसका वेट, उसकी वैल्यू कितने के लिए आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई है। अगर उसमें कोई भी एरर या मिस्टेक है तो प्रेषक को तुरंत उसके बारे में बताना चाहिए। बाद में पोस्ट ऑफिस अगर उस आर्टिकल को कोई नुकसान होता है या किसी भी तरह के मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। The sender of the insured article is entitled to obtain free of charge an acknowledgement. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए एक्नोलेजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्जेस उसके नहीं लगते हैं। The sender of an insured article is entitled to obtain free of charge an acknowledgement of its delivery. तो इंश्योर्ड आर्टिकल का प्रेषक इंश्योर्ड आर्टिकल के वितरण के लिए वितरण की एक्नोलेजमेंट फ्री ऑफ चार्ज प्राप्त करने का हकदार होता है। साइंड बाय एड्रेसी और इज ऑथराइज्ड एजेंट, जिसके ऊपर प्राप्त करता या उसके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होंगे। The sender may himself fill up the form of acknowledgement to be signed by addressee and is recommended to do so. तो ये जो acknowledgement form होगा इसको प्रेषक के द्वारा स्वयं भरा जाएगा जिसे प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो जो भी सेंडर होता है इंश्योर्ड आर्टिकल का उसको इस इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए उसके वितरण की एक्नोलेजमेंट फ्री ऑफ चार्ज प्राप्त होती है। सेंडर को इंश्योर्ड आर्टिकल के साथ एक्नोलेजमेंट भेजने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की जिम्मेदारी।
Compensation will be payable after 1 month after the date on which intimation of loss is given by the sender to the post office. किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए अगर मुआवजे का आवेदन किया जाता है तो उसके लिए मुआवजा कब दिया जाता है? जिस तारीख को प्रेषक के द्वारा इंटीमेशन ऑफ लॉस यानी कि लॉस की सूचना दी जाती है। क्या प्रेषक के द्वारा जिस तारीख को लॉस की इंटीमेशन या सूचना दी जाती है उस तारीख के 1 महीने के बाद उस आर्टिकल के संबंध में मुआवजा दिया जाता है। Except in cases in which the head of circle may consider that in the circumstances demand the withholding of payment pending inquiry, लेकिन अगर हेड ऑफ सर्कल को लगता है कि ऐसी स्थिति है उस आर्टिकल के बारे में अभी जांच की जानी है तो उसको दिए जाने वाले मुआवजे को हेड ऑफ सर्कल के द्वारा विदहोल्ड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लॉस के लिए जो मुआवजा दिया जाता है लॉस की इंटीमेशन की तारीख से 1 महीने के बाद दिया जाता है। लेकिन अगर उस आर्टिकल के बारे में अभी कोई इंक्वायरी की जानी है तो उस आर्टिकल की कंपनसेशन को हेड ऑफ सर्कल के द्वारा रोका जा सकता है। In the event of loss of the postal article or any of its contents or for any damage caused to it in course of transmission by post, the compensation will be paid to sender and the compensation is no in case exceeds the value of article or any of its contents lost or the amount of the damage caused. जब भी किसी लॉस के लिए आपको इंश्योर्ड आर्टिकल के संबंध में मुआवजा दिया जाएगा या उसके आर्टिकल्स को लॉस के संबंध में मुआवजा दिया जाएगा या फिर उसको आर्टिकल को नुकसान होने के संबंध में आपको मुआवजा दिया जाएगा तो मुआवजा प्रेषक को दिया जाएगा। ठीक है, जो प्रेषक होगा सेंडर होगा उस आर्टिकल का उसको दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में ये जो मुआवजा होगा उस आर्टिकल की वैल्यू या जो सामग्री को लॉस हुआ है या जो सामग्री गुम हुई है या जो सामग्री को नुकसान हुआ है उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। तो जब भी किसी इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में मुआवजा दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है? अगर आर्टिकल क्या हो जाता है, गुम हो जाता है या उसकी सामग्री गुम हो जाती है या फिर उस आर्टिकल को या उसकी सामग्री को प्रसारण के दौरान कोई नुकसान हो जाता है, मुआवजा प्रेषक को दिया जाएगा, सेंडर को दिया जाएगा। और किसी भी मामले में दिया जाने वाला मुआवजा उस आर्टिकल की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा या जो सामग्री गुम हुई है या जो नुकसान हुआ है उसकी वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। In the case of loss, the sender furnishes full particulars of the contents of the postal article and their value. हानि के मामले में प्रेषक को डाक लेख की सामग्री और उसके मूल्य के पूरे विवरण प्रस्तुत करने होंगे। तो लॉस के मामले में सेंडर को क्या करना होगा? आर्टिकल की सामग्री के पूरे विवरण बताने होंगे और साथ में उनकी वैल्यू के बारे में भी बताना होगा। नो कंपनसेशन विल बी गिवन, कौन सी स्थितियों में आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा? Where there has been misdelivery arising out of incorrectness or incompleteness of address written by the sender. अब एक इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा, इंश्योर्ड आर्टिकल को भेजने वाले ने उस आर्टिकल के ऊपर एड्रेस आधा अधूरा लिखा था या गलत लिखा था, उस वजह से अगर उस आर्टिकल की मिस डिलीवरी होती है, गलत वितरण होता है, उस मामले में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो जहाँ पे किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की मिस डिलीवरी हो जाती है, क्यों हो जाती है? सेंडर या प्रेषक के द्वारा उस आर्टिकल के ऊपर इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एड्रेस लिखे जाने की वजह से होती है, तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। Where there has been fraud on the part of the sender or addressee, जहाँ पे प्रेषक या प्राप्तकर्ता की ओर से कोई भी धोखाधड़ी की जाती है, वहाँ पर भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। Where the insured article has been delivered to addressee and he has signed and returned the receipt therefore, तो जब इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण किया जाएगा तो उसके लिए भी एक रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो जहाँ पे इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण प्राप्तकर्ता को किया जा चुका है और प्राप्तकर्ता ने उस इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर करके उस रिसिप्ट को वापस कर दिया है, उस मामले में भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। Where the sender has not given intimation of loss within 3 months from the date of posting, जहाँ पे प्रेषक ने डेट ऑफ पोस्टिंग या पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर लॉस की सूचना नहीं दी है, इंटीमेशन नहीं दी है, उस मामले में भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो
तो अगर इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा है उसके लिए आपको कंपनसेशन चाहिए, तो मुआवजे का जो आवेदन है आर्टिकल को पोस्ट करने की तारीख से 3 महीने के भीतर कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो बाद में कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। वेयर द लॉस और डैमेज वाज ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनसिक्योर पैकिंग, जहां नुकसान या क्षति अनुचित या असुरक्षित पैकिंग के कारण हुई, यानी कि आपने आर्टिकल को जैसे हमने ऊपर किया उसको सिक्योरली और सुरक्षित रूप से आपने पैक करना है, लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर या इनसिक्योर पैकिंग उसकी करते हैं उस वजह से उसको लॉस या डैमेज होता है, उस मामले में भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। Where there is no visible damage to the cover or seals, it being understood that the sender must so pack the letter or parcel that its contents cannot be touched without visible damage as aforesaid being caused। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि आर्टिकल के ऊपर आपने पर्याप्त संख्या में सील लगानी है, उसको सुरक्षित रूप से पैक करना है, इस तरह से सील लगानी है और इस तरह से पैक करना है कि अगर उस आर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ हो तो उसके निशान उस आर्टिकल के ऊपर रह जाने चाहिए। तो अगर उस आर्टिकल को कोई भी विजिबल डैमेज नहीं है, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि सामग्री गुम हो गई है लेकिन उस आर्टिकल के साथ कोई छेड़छाड़ की हुई प्रतीत नहीं हो रही है, उसको विजिबल डैमेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी इंश्योर्ड आर्टिकल को पैक करना है इस तरह से पैक करना है कि अगर उस आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ की जाए तो वो छेड़छाड़ विजिबल होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। Where the insured article contains government currency notes, bank notes, gold coin or bullion, or any combination of these and has not been insured for the actual value of the content। जहाँ पे आपने गवर्नमेंट करेंसी नोट आर्टिकल में भेजे हैं, बैंक नोट, गोल्ड कोइन या बुलियन भेजे हैं या इनका कोई कॉम्बिनेशन भेजा है, जैसे हमने किया ऊपर कि इस तरह के आर्टिकल अगर आप भेजते हैं, इस तरह की सामग्री अगर आप भेजते हैं तो उस आर्टिकल की जो इंश्योरेंस है उसके अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के एक्चुअल मूल्य के लिए होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इनकी इंश्योरेंस इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए नहीं की है, कम या ज़्यादा के लिए की है, तब भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन द केस ऑफ द लॉस ऑफ हाफ्स ऑफ करेंसी नोट्स, आपने करेंसी नोट भेजे, आपने मान लीजिए 50,000 रुपये के करेंसी नोट भेजे, ठीक है, 500 रुपीज़ के नोट थे तो टोटल 100 नोट हो जाएंगे। लेकिन अगर बाद में आप बोलें कि नहीं 100 नोट नहीं है, सिर्फ 99 नोट निकले, तो इस तरह के मामले में भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है जहां पे करेंसी नोट कम होने का दावा आप करते हैं। इन द केस ऑफ डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द आर्टिकल इंश्योर्ड, ऐसी मामले जहां पे डैमेज या नुकसान क्यों होता है, जो आर्टिकल आपने इंश्योर किया है उसकी प्रकृति की वजह से, जिस आर्टिकल की आपने इंश्योरेंस की है उसकी प्रकृति उसकी नेचर की वजह से कोई डैमेज हुआ है, तब भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। Where the insured article contained anything the transmission of which by post is prohibited, जहाँ पे आप इंश्योर्ड आर्टिकल की इंश्योर्ड आर्टिकल में कुछ ऐसा सामान भेजते हैं जिसका ट्रांसमिशन डाक के माध्यम से प्रोहिबिट है, निषिद्ध है, तो कोई निषिद्ध आर्टिकल अगर आप भेजते हैं उसकी इंश्योरेंस करवा के भेजते हैं तो उसके लिए आपको कभी कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन मामलों में आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। If after compensation has been paid for the loss of a postal article or any portion of its contents, अगर किसी पोस्टल आर्टिकल या उसकी सामग्री के गुम हो जाने या खो जाने के लिए आपको मुआवजा मिलता है, क्या आपने कंपनसेशन ले ली कि आपका आर्टिकल गुम हो गया, उसकी सामग्री गुम हो गई, उसके लिए आपको मुआवजा मिल गया। द कंटेंट्स और एनी पोर्शन देयरऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, द रिकवर्ड कंटेंट्स विल बी डेल्ट विद एज फॉलोज नेमली। अब मान लीजिए आपने क्या किया, एक इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा, बाद में आपके आर्टिकल को उसमें से कोई सामग्री गायब थी या पूरा आर्टिकल आपका गुम हो गया था, बाद में क्या हुआ, आपको उसके लिए मुआवजा मिला और फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में आर्टिकल या उसकी सामग्री कहीं से मिल जाती है, गुम हुआ था तो वहाँ पे हो सकता है आर्टिकल बाद में मिल जाए, तो उस बाद में मिले हुए आर्टिकल या उसकी सामग्री का निपटान कैसे किया जाएगा। If the value of recovered contents added to the amount of compensation paid is not in excess of the amount of loss, the recovered contents will be restored to the sender। जो आपके आर्टिकल की वैल्यू है, यानी कि जो आर्टिकल मिला है उसकी वैल्यू
प्लस उसमें ऐड किया जाएगा जो आपको कंपनसेशन या मुआवजा मिला है। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये अमाउंट ऑफ लॉस से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लॉस से ज़्यादा नहीं है, क्या ज़्यादा नहीं है, वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट, जो भी सामग्री मिली है उसकी वैल्यू प्लस जो आपको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिली है, इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये अमाउंट ऑफ लॉस से ज़्यादा नहीं होती है तो उस आर्टिकल की जो सामग्री मिलेगी वो प्रेषक को दे दी जाएगी। तो वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अगर दोनों को मिला के अमाउंट ऑफ लॉस से कम है तो जो भी आर्टिकल की सामग्री मिलेगी उसको सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। If the value of recovered contents added to the amount of compensation paid in excess of the amount of loss, the post office will be entitled either to restore that recovered content to sender on his repaying the amount of such excess। अगर value of recovered content प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यानी कि जो भी सामग्री बरामद हुई है प्लस जो भी आपको कंपनसेशन मिली है, इन दोनों को मिलाने के बाद, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ लॉस है उससे ये ज़्यादा हो जाती है, अमाउंट ऑफ लॉस कम है और जो वैल्यू ऑफ रिकवर्ड कंटेंट है प्लस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जो एक्सेस अमाउंट होगी यानी कि जितनी आपको ज़्यादा मुआवजा या कंपनसेशन मिला है उसको आप रीपे करके उसको पोस्ट ऑफिस को वापस करके अपने आर्टिकल की सामग्री का वितरण ले सकती हैं। Seals must be placed over each flap and if necessary note can be placed under central seal। तो ऊपर हमने पॉइंट किया था उसकी डायग्राम है। इस तरह का क्या होता है, इस तरह का एनवल्प जो आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है, जब भी इसके ऊपर सील लगाई जाएगी तो कैसे लगानी है, पर्याप्त संख्या में हर एक फ्लैप के ऊपर। फ्लैप क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ इसको बंद किया जाता है तो हर एक फ्लैप के ऊपर सील लगानी है इस तरह से। और जो भी अगर आप इसको बांधने के लिए किसी रस्सी का यूज़ करते हैं तो इसकी जो गांठ है वो इस सील के अंडर होनी चाहिए, सेंट्रल सील के अंडर होनी चाहिए। In addition to the postage, the sender of the postal article intended to be transmitted shall be required to pay the following additional insurance fees। जब भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाता है उसके लिए आपको पोस्टेज चार्जेस देने होंगे। पोस्टेज चार्जेस देने के अलावा और कौन कौन से चार्जेस देने होंगे यहाँ पे नीचे दे रखे हैं कि इसके अलावा आपको एडिशनल इंश्योरेंस फीस देनी होगी, जो कैसे रहेगी, रिटेल कस्टमर के लिए अलग है और जो कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर होते हैं स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के, उनके लिए इंश्योरेंस फीस अलग है। तो कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है जिसकी वैल्यू 200 रुपये तक है, अगर रिटेल कस्टमर उसको पोस्ट कर रहा है तो उससे इंश्योरेंस फीस ली जाएगी 10 रुपये। अगर 200 रुपये से ज़्यादा की इंश्योर्ड वैल्यू है तो कैसे उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे, 10 रुपये प्लस 6 रुपीज़ फॉर एवरी एडिशनल 100 रुपीज़ और फ्रैक्शन देयर ऑफ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक इंश्योर्ड आर्टिकल भेजते हैं और आप एक रिटेल कस्टमर है और इंश्योर्ड वैल्यू जो है उस आर्टिकल की वो है 300 रुपीज़। इस आर्टिकल के लिए आपको कितनी इंश्योरेंस फीस देनी होगी, तो पहले 200 क्या, ठीक है, यहाँ पे दिया पहले अगर 200 ग्राम तक होता तब तो सिर्फ 10 रुपये। अब क्योंकि ये 200 ग्राम से ज़्यादा है तो 200 रुपये से ज़्यादा होने पर 10 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ये तो फिक्स हैं, प्लस 6 रुपीज़ फॉर एवरी एडिशनल 100 रुपीज़ और फ्रैक्शन देयर ऑफ। 200 रुपये से ज़्यादा जितने भी 100 रुपये आते जाएंगे उसके लिए 6 रुपये या उसके आगे जो भी फ्रैक्शन आएगी उसके लिए आपको 6 रुपये, यानी कि अगर आगे जो भी आपके 200 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में कोई भी अमाउंट होगी उसके लिए आपको 6 रुपये एडिशनल देने होंगे। तो इसके लिए जो इंश्योरेंस फीस लगेगी वो कितनी बन जाएगी, 16 रुपीज़ बन जाएगी। तो पहले आपको 10 रुपये, साथ में प्रत्येक एडिशनल 100 रुपये या उसकी फ्रैक्शन के लिए 6 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर हम 400 रुपीज़ की इंश्योर्ड वैल्यू वाला आर्टिकल भेजें तो पहले 200 रुपीज़ के लिए 10 रुपये प्लस उसके बाद जो भी 100 रुपये आते जाएंगे उसके लिए 6 रुपये, यानी कि 10 रुपये प्लस 6 रुपये प्लस 6 रुपये, इस तरह से आपको इंश्योरेंस फीस देनी होगी। फॉर ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स ऑफ स्पीड पोस्ट एंड बिजनेस पार्सल, स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के सभी संविदा ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस फीस क्या रहेगी, 200 रुपये तक की अगर इंश्योरेंस की गई है आर्टिकल की तो सिर्फ 4 रुपये, 200 रुपये से ज़्यादा की इंश्योरेंस की गई है तो 4 रुपये प्लस 1.50% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 200। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि मान लीजिए एक आर्टिकल है जिसकी आप 250 रुपये के लिए इंश्योरेंस करते हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर हैं स्पीड पोस्ट या बिजनेस पार्सल के,
कितनी इंश्योरेंस फीस आपको देनी होगी? 4 रुपये, प्लस जो भी इंश्योर्ड वैल्यू एक्सीड करेगी 200 रुपये से, 200 रुपये से ज़्यादा कितनी वैल्यू एक्सीड कर रही है? 50 रुपये। इनके 50 रुपये का 1.5% आपको देना होगा। जो भी अमाउंट बनेगी अब आपको उसकी इंश्योरेंस फीस के रूप में देनी होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंश्योर्ड आर्टिकल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू पेएबल पोस्ट, मूल्य दे डाक। The value payable system is designed to meet the requirements of persons who wish to pay for articles sent to them at the time of receipt of the article or of the bills or railway receipts relating to them, and also to meet the requirements of traders and others who wish to recover through the agency of the post office the value of articles supplied by them। तो वैल्यू पेबल आर्टिकल जो है ये सिस्टम किसके लिए डिज़ाइन किया है? ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको डिज़ाइन किया है जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि जिस समय मुझे मेरी डाक वस्तु मिलेगी या फिर मुझे मेरी आर्टिकल्स के संबंध में कोई रेलवे रिसिप्ट है या उसका बिल मिलेगा, तब मैं उसके लिए भुगतान करूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये चाहता है कि जब मुझे मेरा आर्टिकल मिलेगा या फिर जब मुझे मेरे आर्टिकल के संबंध में कोई बिल मिलेगा या रेलवे रिसिप्ट मिलेगी, उस समय मैं उसके लिए भुगतान करूं। या फिर ऐसे ट्रेडर या अन्य व्यक्ति जो ये चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस एजेंसी के माध्यम से उनके द्वारा भेजी गई डाक वस्तुओं के लिए वो राशि एकत्र करें। तो इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैल्यू पेएबल पोस्ट को डिज़ाइन किया है। तो वैल्यू पेएबल पोस्ट में क्या होता है? अगर कोई ये व्यक्ति चाहता है कि मैं आर्टिकल जब किसी व्यक्ति को भेजूं तो व्यक्ति जब उस आर्टिकल को प्राप्त करे, यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी आर्टिकल को प्राप्त करने वाले को। तो जो भी एड्रेसी है या जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि जब मुझे मेरा आर्टिकल मिलेगा या फिर मुझे रेलवे रिसिप्ट मिलेगी या मुझे बिल मिलेगा अपने आर्टिकल से जुड़ा हुआ, तब मैं उसके बारे में भुगतान करूंगा। या अन्य कोई ट्रेडर यानी कि कोई व्यापारी है या अन्य कोई व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरे द्वारा आपूर्ति किए हुए आर्टिकल्स के लिए मैं क्या करूं? पोस्ट ऑफिस एजेंसी के माध्यम से उनकी राशि प्राप्त करूं, तो वो वैल्यू पेएबल पोस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स को आप वीपी के रूप में भेज सकते हैं? रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड बुक पैकेट्स एंड न्यूज़पेपर्स प्रीपेड विद पोस्टेज ऑफ न्यूज़पेपर रेट्स ऑफ पोस्टेज एंड विद रजिस्ट्रेशन फीस में बी ट्रांसमिटेड बाई इनलैंड पोस्ट एज वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में आप किन लेखों को भेज सकते हैं? रजिस्टर्ड पार्सल, पंजीकृत पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर्स को भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड बुक पैकेट्स को भी भेज सकते हैं और न्यूज़पेपर्स को भी भेज सकते हैं। लेकिन कौन से न्यूज़पेपर्स को वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के रूप में भेजा जाएगा? तो जिनको प्रीपेड किया जाता है न्यूज़पेपर रेट के अनुसार, इनके जिनको पंजीकृत समाचार पत्र दर के अनुसार प्रीपेड किया जाता है, उनको भी आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको साथ में रजिस्ट्रेशन फीस का भी भुगतान करना होगा। तो जो भी न्यूज़पेपर और डाक के माध्यम से वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं, उन न्यूज़पेपर्स के लिए पोस्टेज चार्जेस को प्रीपेड किया गया होना चाहिए और प्री पेमेंट जो है न्यूज़पेपर रेट के अनुसार की होनी चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन फीस का उसके लिए भुगतान किया हुआ होना चाहिए। तो इन सभी को आप क्या कर सकते हैं? डाक के माध्यम से वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के रूप में भेज सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट स्पेसिफाइड फॉर रेमिटेंस to sender in the case of any such postal article does not exceed 5,000 rupees। लेकिन किसी भी मामले में इस तरह के वीपी आर्टिकल के ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड बुक पैकेट और न्यूज़पेपर, इन सभी को वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के रूप में भेज सकते हैं। लेकिन इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर किया कि कोई भी व्यक्ति जो आर्टिकल प्राप्त करते समय या फिर उसके लिए बिल या फिर उसके लिए रसीद प्राप्त करते समय या रेलवे रिसिप्ट प्राप्त करते समय उसके लिए अगर भुगतान करना चाहता है तो वो इस सर्विस का यूज़
कर सकते हैं। तो जब भी प्राप्तकर्ता को वैल्यू पेबल आर्टिकल वितरित किया जाएगा तो उसके ऊपर रिकवर की जाने वाली मैक्सिमम राशि 5,000 रुपये हो सकती है। Such parcels, letters, and packets do not contain coupons, tickets, certificates of introduction designed for the sale of goods on but is known as the snowball system। ऐसे पार्सल पत्र या पैकेट में कोई भी कूपन, टिकट, सर्टिफिकेट या इंट्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए जो कि किसी भी सामग्री की सेल के लिए या बिक्री के लिए जिन्हें डिज़ाइन किया हुआ हो, इसे हम स्नोबॉल सिस्टम कहते हैं। तो स्नोबॉल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली सामग्री की बिक्री के लिए डिज़ाइन किए गए कोई भी टिकट, कोई भी कूपन, कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोडक्शन, इस तरह का सामान वैल्यू पेबल आर्टिकल में नहीं भेजा जाएगा। डिक्लेरेशन, घोषणा। No such postal article as aforesaid will be accepted at any post office for transmission by post as the value payable postal article unless the sender declares that it is sent in execution of a bona fide order received by him। कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल उस समय तक डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा जब तक उस आर्टिकल को भेजने वाला ये डिक्लेयर नहीं करता, ये घोषणा नहीं करता, ये जो आर्टिकल मेरे द्वारा वीपी आर्टिकल के रूप में भेजा जा रहा है ये प्राप्तकर्ता से प्राप्त एक बोनाफाइड ऑर्डर के निष्पादन के संबंध में भेजा जा रहा है। वैल्यू पेबल आर्टिकल कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं भेज सकता है। इसके लिए वैल्यू पेबल आर्टिकल को भेजने वाले व्यक्ति को ये डिक्लेयर करना होता है कि ये जो वीपी आर्टिकल मैं भेज रहा हूँ, इस वीपी आर्टिकल को भेजने के लिए एड्रेसी से मुझे एक बोनाफाइड ऑर्डर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कोई भी वीपी आर्टिकल भेजा जाएगा उसके लिए सेंडर को ये डिक्लेयर करना होगा कि ये जो वीपी आर्टिकल मेरे द्वारा भेजा जा रहा है ये प्राप्तकर्ता से प्राप्त एक बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन या निष्पादन के संबंध में भेजा जा रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं भेज रहा हूँ। एट एनी पोस्ट ऑफिस नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस बिहाफ बाय द डायरेक्टर जनरल, द सेंडर विल इन एडिशन बी required to declare that the article is the transmission of which by post as a value payable postal article is permitted। फिर उसके बाद कुछ डाक घरों को डायरेक्टर जनरल के द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है, ऐसे डाक घरों में प्रेषक को ये उपरोक्त घोषणा दी जाएगी जो कि ये मैं बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में भेज रहा हूँ। इस डिक्लेरेशन के अलावा और एक डिक्लेरेशन देनी होगी जिसमें ये डिक्लेयर वो करेगा कि ये जो वैल्यू पेबल आर्टिकल मैं भेज रहा हूँ इस आर्टिकल में मैं वही सामग्री भेज रहा हूँ जिसको वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल में भेजने की अनुमति होती है। तो डायरेक्टर जनरल अगर इस बिहाफ पर नोटिफाई करता है पोस्ट ऑफिस को, क्या किसी भी पोस्ट ऑफिस को, तो उस पोस्ट ऑफिस में वैल्यू पेबल आर्टिकल पोस्ट करते समय प्रेषक को ये उपरोक्त घोषणा के साथ एक और घोषणा देनी होगी कि ये जो मैं वैल्यू पेबल आर्टिकल भेज रहा हूँ इसमें वही सामग्री भेजी जा रही है जिसको डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति है। नो पोस्टल आर्टिकल एज अफोरेसेड विल बी एक्सेप्टेड एट दीज ऑफिसेज विदाउट सच फर्दर डिक्लेरेशन। तो ऐसे जो डाकघर, ऐसे जो कार्यालय होंगे जहाँ पे डायरेक्टर जनरल द्वारा ऐसा नोटिफाई किया जाता है वहाँ पर क्या होगा, इस तरह के वैल्यू पेबल आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए आपको दो डिक्लेरेशंस देनी होंगी। पहली डिक्लेरेशन में ये देना होगा कि ये जो आर्टिकल मैं भेज रहा हूँ इसको मैं प्राप्तकर्ता से प्राप्त बोनाफाइड ऑर्डर के निष्पादन में भेज रहा हूँ। दूसरी बात, उसको ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि इस वैल्यू पेबल आर्टिकल में वही सामग्री भेजी जा रही है जिसको वैल्यू पेबल आर्टिकल के रूप में भेजने की अनुमति होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। एन आर्टिकल मे बी सेंट बाय द वैल्यू पेएबल पोस्ट इवन दो इट पोजेसेस नो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। तो हमने इंश्योर्ड आर्टिकल जब करें वहाँ पे भी हमारे पास ये बात आई कि कोई भी आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल अगर भेजते हैं तो उसमें ऐसी सामग्री को भी भेजा जा सकता है जिसकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ना हो, जिसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। दस इसका मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस,
promissory notes, railway goods and parcel receipts, will of leading or ordinary wills for collection may be sent as वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल। तो वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल में ऐसी सामग्री भी भेजी जा सकती है जिसकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ना हो, जिसका कोई आंतरिक मूल्य ना हो। इसका मतलब कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, कोई बॉन्ड है, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, रेलवे गुड्स या पार्सल रिसिप्ट, ठीक है, रेलवे के सामान या पार्सल की कोई रसीदें हैं, रिसिप्ट्स हैं, विल्स ऑफ लीडिंग है, ऑर्डिनरी विल्स हैं, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के रूप में भेजा जा सकता है, भले ही इनकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य ना हो। इन द केस ऑफ रेलवे रिसिप्ट और विल ऑफ लीडिंग सेंट एज अ वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल, जब भी वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल में रेलवे की कोई रसीद भेजी जाती है या बिल ऑफ लीडिंग भेजा जाता है, इट will be sufficient for the purpose of this rule if the article to which railway receipt of or bill of लीडिंग relates has been sent in execution of a bona fide order। तो वहां पे ये जो घोषणा दी जाती है प्रेषक के द्वारा कि मैं कोई भी आर्टिकल अगर वीपी के रूप में भेज रहा हूं तो इसको मैं प्राप्तकर्ता से प्राप्त एक बोनाफाइड ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में भेज रहा हूं। तो जब आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल में रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लीडिंग भेजेंगे, ऐसे मामले में इस तरह की डिक्लेरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह की आर्टिकल जब भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो ये वही होंगे, प्रमाणित करेंगे कि इनको बोनाफाइड ऑर्डर के निष्पादन में भेजा जा रहा है। वहां पे सेंडर को अलग से डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं होगी। इन द केस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, और बाकी डॉक्यूमेंट्स के मामले में आपको ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि ये जो आर्टिकल भेजा जा रहा है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो एक बोनाफाइड ऑर्डर के निष्पादन के संबंध में भेजा जा रहा है, लेकिन रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लीडिंग के मामले में ऐसी जरूरत नहीं होगी। पोस्ट ऑफिस फ्रॉम एंड टू विच वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स मे बी सेंट, कौन से डाक घर को या कौन से डाक घर से वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स को भेजा जा सकता है। वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस दैट इज अ मनी ऑर्डर ऑफिस विद अ फ्यू एक्सेप्शंस फॉर ट्रांसमिशन टू एनी अदर पोस्ट ऑफिस दैट इज अ मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस। वैल्यू पेएबल आर्टिकल को भेजने वाला कार्यालय मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए, और दूसरी बात वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर को प्राप्त करने वाला या डिलीवर करने वाला कार्यालय भी मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए। यानी कि एक मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस दूसरे मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस को वैल्यू पेएबल आर्टिकल भेज सकता है। पोस्ट करने का क्या तरीका रहता है। Every postal article intended to be transmitted by post as a value payable postal article must be presented at the post office with the prescribed printed form in which the sender must specify the sum to be remitted to himself full in the required entries and signed by declaration। प्रत्येक पोस्टल आर्टिकल जिसको डाक के माध्यम से आप वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं उसको आपने डाक घर में प्रस्तुत करना होता है। कैसे प्रस्तुत करना होता है? निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना होता है। ये जो निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म आप साथ में प्रस्तुत करेंगे, इसमें प्रेषक वो राशि को निर्दिष्ट करेगा जो राशि उस वीपी आर्टिकल के डिलीवरी के बाद रिकवर करके प्रेषक को भेजी जानी है। तो प्रेषक क्या करेगा? वैल्यू पेएबल आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए डाक घर में निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म के साथ प्रस्तुत करेगा। इस निर्धारित प्रिंटेड फॉर्म में उस राशि को प्रेषक के द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा जो वितरण के बाद, उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल की डिलीवरी के बाद प्राप्तकर्ता से वसूल करके स्वयं प्रेषक को रिमिट की जानी है। दिस सेंडर मस्ट आल्सो राइट क्लियरली ऑन फेस ऑफ आर्टिकल इटसेल्फ, और इसके अलावा उस आर्टिकल के प्रेषक के द्वारा आर्टिकल के ऊपर क्या चीज़ों को लिखा जाएगा। इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर द लेटर्स वीपी फॉलोड बाय एन एंट्री इन फिगर्स एंड वर्ड्स ऑफ द अमाउंट फॉर रिमिटांस टू हिमसेल्फ। क्या लिखा जाएगा? ऊपरी बाएं कोने में वीपी शब्द के बाद प्रेषक स्वयं को प्रेषित की जाने वाली राशि को शब्दों और अंकों में लिखेगा, और इन दी लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अपना स्वयं का नाम और पता उसके द्वारा लिखा जाएगा। द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस में बी इंडिकेटेड बाय क्लियर इंप्रेशन ऑफ अ स्टैम्प ऑन द वैल्यू पेएबल आर्टिकल। वैल्यू पेएबल आर्टिकल के ऊपर अगर क्लियर इंप्रेशन ऑफ स्टैम्प लगाई जाती है, मोहर की एक साफ स्पष्ट इंप्रेशन लगाई जाती है, तो वो भी क्या कर सकती है? प्रेषक के नाम और पते को इंडिकेट कर सकती है, अलग से लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होगी।
value payable articles will not be accepted unless the tone of payment shown in the value payable money order form is the one where the article has been booked. मूल्य दे डाक वस्तु को उस समय तक बुकिंग के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उस वैल्यू पेबल आर्टिकल के साथ लगाए गए वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर टोन ऑफ पेमेंट वही ना हो जहां पे आर्टिकल बुक किया जा रहा है। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जहां पे वीपी आर्टिकल की बुकिंग की जाती है, अब क्योंकि वीपी आर्टिकल है उसके साथ वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर भेजा जाएगा। वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमने बात की कि वीपी आर्टिकल अगर भेजा जाएगा तो वीपी आर्टिकल के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से एक राशि एकत्र की जाएगी और उस राशि को प्रेषक को भेजा जाएगा। तो राशि प्रेषक को कैसे भेजी जाती है, वीपीएमओ के माध्यम से भेजी जाती है। अब वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का पेई कौन होगा या भुगतान करता कौन होगा, उस वैल्यू पेबल आर्टिकल को भेजने वाला या प्रेषक होगा। तो जो व्यक्ति वैल्यू पेबल आर्टिकल को भेजता है वो वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता होता है, क्योंकि प्राप्तकर्ता से उस वैल्यू पेबल के एड्रेसी से जो राशि रिकवर की जाएगी वो वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर के माध्यम से प्राप्त उस प्रेषक तक पहुंचाई जाएगी। तो वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर का जो प्राप्त करता होगा वो कौन होगा, वीपी आर्टिकल को भेजने वाला होगा। तो जो वीपीएमओ है वो वापस कहाँ पे आएगा, जहां से आर्टिकल को पोस्ट किया है वहीं से वीपीएमओ वापस पहुंचेगा। प्राप्तकर्ता से जो राशि प्राप्त की जाएगी उसको जब वीपीएमओ के माध्यम से भेजा जाएगा तो उस राशि का भुगतान उस वीपी आर्टिकल के बुकिंग ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म में जो टोन ऑफ पेमेंट होगा वो वही होगा जो वैल्यू पेएबल आर्टिकल को बुक करने के लिए है। इनके जहां पे आप वैल्यू पेएबल आर्टिकल को बुक कर रहे हैं उसी टोन ऑफ पेमेंट का नाम उस वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर में होना चाहिए। रिसिप्ट विल बी गिवन टू पर्सन हु प्रेजेंट्स द आर्टिकल, उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को एक रसीद दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, बुकिंग ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स इन बल्क, थोक में मूल्यदय वस्तुओं की बुकिंग। दिस फैसिलिटीज फॉर फर्म और अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 अनइंश्योर्ड वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स डेली। यह सुविधा उन फर्मों या अन्य संस्थानों के लिए है जो प्रतिदिन कम से कम 10 अनइंश्योर्ड आर्टिकल को पोस्ट करते हैं। जो बुकिंग ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल इन बल्क हमने पहले भी किया है, पीए वालों ने तो किया है रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के मामले में कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की अगर बल्क में बुकिंग की जाती है सेम उसी तरह से वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के लिए भी रहता है। तो अगर कोई भी फर्म क्या करती है एक दिन में कम से कम 10 अनइंश्योर्ड वैल्यू पेएबल आर्टिकल को पोस्ट करती है तो उनकी फैसिलिटी के लिए ये सुविधा होती है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते हैं। इसके बारे में कोई पूछताछ करनी है, इंक्वायरीज इन दिस रिगार्ड शुड बी एड्रेस्ड टू लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो ये स्थानीय डाकघर अधीक्षक से कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशंस। नो आर्टिकल विल बी एक्सेप्टेड एट एनी पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट एज वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल इफ इट इज सो स्मॉल और कवर्ड विद द राइटिंग और सीलिंग वैक्स ऑन एड्रेस साइड। कोई भी ऐसा आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वैल्यू पेएबल आर्टिकल के रूप में जो बहुत ही छोटा हो या जिसकी एड्रेस साइड राइटिंग या सीलिंग वैक्स से ढकी हुई हो और अदरवाइज मेड इन सच मैनर एज टू रेंडर इट इम्प्रैक्टिकेबल टू affixed to the article the prescribed official label of the post office, या फिर आर्टिकल आपने इस तरह से बना दिया है कि उसके ऊपर डाकघर के द्वारा निर्धारित ऑफिशियल लेबल लगाया जाना मुश्किल हो जाए तो इस तरह के आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू एन आर्टिकल विच हैज एन एड्रेस लेबल टू इट, लेकिन यह ऐसा रूल ऐसे आर्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होता है जिसके साथ एक अलग एड्रेस लेबल आपने लगाया हो। लेकिन जो एड्रेस लेबल लगाएंगे वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, उसकी एड्रेस साइड लेखन से राइटिंग से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस एड्रेस लेवल के ऊपर जो प्रेस्क्राइब्ड ऑफिशियल लेवल लगाना है वो लगाया जाना मुश्किल हो जाए। No article on which amount specified for recovery from addressee exceeds 1,500 will be accepted at any post office for transmission by post as value payable postal article unless it is insured for at least the sum specified for remittance by the sender। फिर उसके बाद ही हमने जैसे इंश्योर्ड आर्टिकल के मामले में भी किया कि कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल उस समय तक वैल्यू पेबल आर्टिकल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर
उसके ऊपर अमाउंट जो रिकवर की जानी है वो 1500 रुपये से ज़्यादा और कम से कम उस रिकवर की जाने वाली राशि के लिए उसका आप इंश्योरेंस या बीमा नहीं करते। लेकिन ये रूल कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? ऐसे वैल्यू पेबल लेटर जिसमें रेलवे रिसिप्ट हो, बिल्स हो, इनवॉइसेस या डॉक्यूमेंट्स हो, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, जिनकी कोई इंस्ट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। या फिर अगर आप वैल्यू पेबल पैकेट भेजते हैं जिसमें प्रिंटेड पेपर्स या बुक्स भेजी जा रही हैं बुक पैकेट रेट्स के ऊपर, ऐसे वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के ऊपर अगर 1500 रुपये से ज़्यादा की राशि रिकवर की जानी है तो उसकी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। पेमेंट टू सेंडर, और वैल्यू पेबल आर्टिकल है वितरण के समय प्राप्तकर्ता से राशि एकत्र की जाएगी। एकत्र की हुई राशि प्रेषक को कैसे भेजी जाएगी? व्हेन द अमाउंट ड्यू इज रिकवर्ड फ्रॉम द एड्रेसी, द सम फॉर पेमेंट टू द सेंडर विल बी रिमिटेड टू हिम बाय मींस ऑफ मनी ऑर्डर। तो वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर जो इस आर्टिकल के साथ भेजा जाता है उसी के माध्यम से वो राशि प्रेषक तक पहुंचाई जाती है। डिटेंशन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी एंड लीवे ऑफ डीमर्स, डिलीवरी कार्यालय या वितरण कार्यालय में रोकना और विलंब शुल्क लगाना। इफ द एड्रेसी ऑफ अ वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल ओमिट्स टू टेक डिलीवरी ऑफ इट विद इन 7 days, अगर किसी वैल्यू पेएबल आर्टिकल का प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर उसका वितरण लेने से चूक जाता है, किसी भी वैल्यू पेएबल आर्टिकल का प्राप्तकर्ता अगर 7 दिनों के भीतर उसका वितरण नहीं ले पाता है, कब से गिने जाएंगे 7 दिन? फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जब ये वैल्यू पेएबल आर्टिकल पहली बार वितरण के लिए प्रस्तुत किया था उसके अगले दिन से। फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन की जब ये आर्टिकल पहली बार वितरण के लिए प्रस्तुत किया था उसके अगले दिन से ये 7 दिन गिने जाएंगे। या फिर और द डेट ऑफ डिलीवरी टू हिम और हिज एजेंट ऑफ इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल, या फिर जिस तारीख को आप उस आर्टिकल की इंटीमेशन प्राप्तकर्ता को या उसके अधिकृत एजेंट को प्रस्तुत करते हैं, वितरित करते हैं, उस दिन से। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो 7 दिन गिने जाएंगे फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, या फिर उस डेट से गिने जाएंगे जिस डेट को उस आर्टिकल की इंटीमेशन का वितरण किया जाता है प्राप्तकर्ता या उसके एजेंट को। तो 7 दिनों की अवधि के भीतर अगर प्राप्तकर्ता वैल्यू पेएबल आर्टिकल का वितरण लेने में विफल रहता है, The article will be returned to the sender on the 8th day, लेख 8वें दिन प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन provided that if in the meantime the addressee has applied in writing to the post office for detention of the article for a further period not exceeding 7 days beginning with the 8th day and pays the prescribed fees। लेकिन मान लीजिए क्या होता है, जैसे एक आर्टिकल प्रस्तुत किया प्राप्तकर्ता को वितरित करने के लिए, उस समय उसने उसका वितरण नहीं लिया, लेकिन वो एक समय क्या एक समय होता है, उस समय के भीतर अगर वो क्या करता है पोस्ट ऑफिस में जाकर उस आर्टिकल को 7 दिनों की अवधि के बाद, कि पहले 7 दिन तो उसे रोक के रखा जाएगा, अगर पहले 7 दिनों की अवधि के बाद भी उसको डाकघर में वो रोक के रखना चाहता है तो इसके लिए वो पोस्ट ऑफिस में लिखित में आवेदन दे सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा और फिर जो आगे उस आर्टिकल को रोक कर रखा जाएगा वो 8वें दिन से शुरू होकर अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए रोका जाएगा। तो अगर क्या होता है, जैसे आर्टिकल प्रस्तुत किया, ठीक है, तो उसने क्या किया उस आर्टिकल को, ठीक है, जब भी आर्टिकल वैल्यू पेएबल आर्टिकल वितरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो अगर 7 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता उसका वितरण लेने में असफल रहता है, 7 दिन कब से हो जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, उसके अगले दिन से, या फिर उसके इंटीमेशन की डिलीवरी जब प्राप्त करता है उसके एजेंट को की उस दिन से। अगर उन 7 दिनों के भीतर वो वितरण नहीं ले पाता है तो 8वें दिन वो आर्टिकल क्या किया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इन 7 दिनों के भीतर अगर एड्रेसी पोस्ट ऑफिस में आकर लिखित में ये आवेदन देता है कि ये जो मेरा आर्टिकल है इसको आपने 7 दिनों की अवधि के बाद भी रोक कर रखना है, तो उस आर्टिकल को फिर से आगे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा जो अवधि 8वें दिन से शुरू होगी। तो पहले 7 दिनों के लिए उसको रोक के रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस में
नॉर्मल, अगर इन 7 दिनों के भीतर वो वितरण लेने नहीं आता है तो 8वें दिन वो आर्टिकल वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इन 7 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता पोस्ट ऑफिस में आता है और पोस्ट ऑफिस में आकर अपने आर्टिकल को 7 दिनों की अवधि के बाद भी रोक कर रखने का आवेदन करता है तो फिर से इसको आगे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। और ये जो 7 दिनों की अवधि आगे है ये किसमें 8वें दिन से शुरू हो जाएगी। The article shall not be returned to sender until the expiration of further period covered by the application। अब ज़रूरी नहीं है वो ये बोलेगा कि 7 दिनों के बाद जो आपने आर्टिकल रोकना है आगे 7 दिनों के लिए रोकें, वो बोल सकता है कि सिर्फ 5 दिनों के लिए रोकना है। तो जब तक ये एप्लीकेशन के द्वारा कवर की हुई अवधि समाप्त नहीं हो जाती उस समय तक उस आर्टिकल को प्रेषक को वापस नहीं किया जाएगा। एनी फीस पेड शैल इन नो सर्कमस्टांसिस बी रिफंडेड। और इस प्रकार भुगतान किया हुआ कोई भी शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। When a value payable postal article is returned to sender, जब भी वैल्यू पेबल आर्टिकल को जो हमने ऊपर किया कि अगर उसका वितरण नहीं हो पाता है वो प्रेषक को वापस किया जाता है तो उस आर्टिकल के ऊपर जो भी ड्यू चार्जेस होंगे वो प्रेषक को देने होंगे। इन नो सर्कमस्टांसिस बिल एनी फीस और फीस प्रीपेड बाई सेंडर बी रिफंडेड। प्रेषक के द्वारा प्रीपेड किया हुआ कोई भी शुल्क उसको वापस नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ वीपी आर्टिकल, इंश्योर्ड वीपी आर्टिकल के बारे में उसकी इंश्योरेंस के बारे में। The value declared for insurance need not correspond with the amount specified by sender for remittance to himself। बीमा के लिए घोषित मूल्य प्रेषक द्वारा स्वयं को प्रेषित करने के लिए निर्दिष्ट राशि के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। अब इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है। इन द केस ऑफ ए वॉच रिटर्न्ड आफ्टर रिपेयर बाई वैल्यू पेबल पोस्ट टू इट्स ओनर द अमाउंट टू बी रिमिटेड टू सेंडर ऑफ वॉच would be only the cost of repairs while the sum insured would represent the value of the watch itself। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अमाउंट प्राप्तकर्ता से रिकवर करके प्रेषक को भेजी जाएगी उसके अनुरूप आप इंश्योरेंस करेंगे। इंश्योरेंस किसके अनुसार की जाएगी? उस आर्टिकल के अंदर भेजी जाने वाली सामग्री के अनुसार। अब एग्जांपल दे रखी है कि मान लीजिए वैल्यू पेबल आर्टिकल में एक घड़ी को रिपेयर करने के बाद उसके ओनर को भेजा जा रहा है तो उस आर्टिकल की इंश्योरेंस आप किसके अनुसार करेंगे? उस घड़ी की वैल्यू के अनुसार करेंगे, ना कि जो अमाउंट प्राप्तकर्ता से उसकी रिपेयर के लिए ली जानी है। ठीक है, क्या हुआ कि मान लीजिए किसी ने घड़ी रिपेयर की, रिपेयर करने के बाद वो वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से उसके ओनर को वो घड़ी भेजता है। अब जब घड़ी उसको भेजी तो ये जो इंश्योरेंस इस आर्टिकल की जाएगी वो कैसे की जाएगी? उस वॉच के वैल्यू के अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन प्राप्तकर्ता से कौन सी राशि वसूल की जाएगी? सिर्फ उस घड़ी को रिपेयर करने की राशि वसूल की जाएगी। हो सकता है घड़ी को रिपेयर करने की जो वैल्यू है वो राशि 50 रुपये है और घड़ी की वैल्यू 500 रुपये है। तो क्या हो जाएगा कि इंश्योरेंस जो की जाएगी वो 500 रुपये के अनुसार की जाएगी, ना कि इस 50 रुपये के अनुसार की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। मूल्य डाक वस्तुओं के संबंध में शिकायतें। whenever the sender of article whenever the sender article addresses of a value payable postal article makes a complaint। ठीक है, जब भी किसी वैल्यू पेबल का प्राप्त करता या प्रेषक किसी भी वैल्यू पेबल आर्टिकल के बारे में कंप्लेंट करता है रिगार्डिंग द डिलीवरी और ऑफ पेमेंट फॉर, उसके वितरण के संबंध में या उसके भुगतान के संबंध में, द वैल्यू पेबल पोस्टल आर्टिकल ही विल बी एंटाइटल्ड टू हैव एन इंक्वायरी मेड बाय पोस्ट ऑफिस ऑन पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फीस। तो जो भी प्रेषक या प्राप्त करता है इस संबंध में शिकायत करता है तो वो क्या कर सकता है? पोस्ट ऑफिस में निर्धारित शुल्क का भुगतान करके इस तरह की इंक्वायरी करवा सकता है। द फीस विल बी पेड बाय मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टैम्प्स अफिक्स्ड टू द लेटर ऑफ कंप्लेंट। इसके लिए उसको क्या करना होगा? निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। और निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे किया जाएगा? शिकायत का जो पत्र होगा, लेटर ऑफ कंप्लेंट जो होगा, उसके बैक साइड में उसको डाक टिकट चिपकाने होंगे। तो जो इंक्वायरी फीस होगी या जो भी कंप्लेंट आप करेंगे उसके लिए निर्धारित शुल्क का जो भुगतान करेंगे उसके लिए आपको जो शुल्क का भुगतान करना है वो डाक टिकटों के रूप में करेंगे और डाक टिकट जो है वो लेटर ऑफ कंप्लेंट के ऊपर चिपकाए जाएंगे। दिस फीस विल बी रिफंडेड इन केसेस वेयर द कंप्लेंट वाज फाउंड टू बी वेल ग्राउंडेड। जहाँ पे आपकी शिकायत बिल्कुल सही पाई जाती है उस मामले में इसको
जो फीस आपने दी होगी लेटर ऑफ कंप्लेंट के पीछे डाक टिकट लगाए होंगे वो आपको रिफंड की जाएगी। The complaint will be required to furnish full particulars regarding each value payable article to which the complaint refers and to pay the prescribed fees in respect of each article। शिकायतकर्ता को प्रत्येक मूल्यदेय वस्तु के पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने होंगे जिसके बारे में वो शिकायत कर रहा है। No complaint will be attended to unless made within 6 months of the date of posting of the value payable article। वैल्यू पेबल आर्टिकल को पोस्ट करने की तारीख से 6 महीने के भीतर अगर उसके संबंध में कंप्लेंट नहीं की जाती तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो 6 महीने के भीतर आपने उसके बारे में कंप्लेंट करनी है और जो भी इंक्वायरी का या पूछताछ का परिणाम होगा वो प्रेषक को कैसे या सेंडर को कैसे बताया जाता है, लेटर या पत्र के माध्यम से बताया जाता है। When complaint is made regarding payment of a VP article, अगर किसी VP आर्टिकल के भुगतान के संबंध में कोई कंप्लेंट की जाती है, वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड अनलेस एन एलिगेशन ऑफ अ फ्रॉड ऑन दी सेंडर इज पुट फॉरवर्ड। तो अगर किसी वैल्यू पेएबल आर्टिकल के भुगतान के संबंध में कोई शिकायत की जाती है तो उसका वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर उस समय तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है जब तक प्रेषक के ऊपर एलिगेशन न लगा हो फ्रॉड का, यानी कि उसके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप ना लगा हो। अगर प्रेषक के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगता है तभी उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल के वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर फॉर्म को प्रस्तुत किया जाता है। और वैल्यू पेएबल मनी ऑर्डर का जो फॉर्म होगा कौन से पोस्ट ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए उपलब्ध होगा, जहां पे विभाग इस तरह की इंस्पेक्शन करने की अनुमति देता है, इस तरह की इंस्पेक्शन करने की सुविधा समझता है कि यहाँ पे सुविधाजनक होगा अनुमति देना, विभाग वही पोस्ट ऑफिस में उसको प्रस्तुत करेगा। इफ अ कंप्लेंट is made by addressee immediately after the receipt of a value payable postal article। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को वैल्यू पेएबल आर्टिकल मिला और उसकी प्राप्ति के तुरंत बाद वो उसके बारे में शिकायत करता है that it was dishonestly or fraudulently, the head of circle may, if he is satisfied that there is a premium facie grounds for believing that the value payable postal article was sent with the intention of defrauding the addressee, withhold the payment to the sender of money recovered from the addressee। अब क्या हुआ, एक प्राप्त करता है, उसको जैसे ही वैल्यू पेएबल आर्टिकल मिला उसने तुरंत उसके बारे में कंप्लेंट की कि ये जो आर्टिकल मुझे भेजा है धोखे से भेजा है, बेईमानी से भेजा है। तो हेड ऑफ सर्कल इस बात से अगर सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा, अगर वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो जो राशि प्राप्तकर्ता से रिकवर की जाएगी जो सेंडर को दी जानी है उसको विदहोल्ड कर लिया जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा। इफ आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, फिर उसके बाद उसके बारे में इंक्वायरीज की जाएगी जो भी आवश्यक होंगी। ही इज फुली सेटिस्फाइड दैट द वैल्यू पेएबल पोस्टल आर्टिकल वाज सेंट विद इंटेंशन, ही मे ऑर्डर द रिटर्न ऑफ आर्टिकल टू सेंडर। तो अगर हेड ऑफ सर्कल इंक्वायरीज करता है और बाद में ये पाता है कि सच में ये जो आर्टिकल भेजा है धोखा देने के इरादे से भेजा है तो उस आर्टिकल को वो प्रेषक को वापस करेगा और जो अमाउंट उस वैल्यू पेएबल आर्टिकल के लिए रिकवर की होगी उसको प्राप्तकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं चार्जेस। तो हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में किया, अलग अलग पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में किया। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है, हमने बीच में सारे कर लिए हैं तो ये आपको कर लेने हैं। चलिए एक नज़र देख लेते हैं। जैसे हम पहले चार्जेस की बात करें तो इसमें वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स के मामले में जो चार्जेस लिए जाते हैं पोस्टेज चार्जेस वो इसकी वेट के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस कंपलसरी है वो इसके ऊपर लगेगी और अगर इसकी अमाउंट 1500 रुपये से ज़्यादा हो जाती है जैसे हमने किया तो उसके लिए इंश्योरेंस फीस भी आपको देनी होगी। अगर 20 रुपये तक का वीपी आर्टिकल है 2 रुपये वीपी फीस है, 21 रुपये से लेके 50 रुपये तक 3 रुपये और 50 रुपये से ज़्यादा है तो 5 रुपये वीपी फीस लगेगी। पोस्ट कार्ड सिंगल पोस्ट कार्ड 50 पैसे का, रिप्लाई 1 रुपये का, मेघदूत 25 पैसे का, प्रिंटेड 6 रुपये का, कंपटीशन प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू लेकिन याद रखना 10 रुपये का। इनलाइन लेटर कार्ड की प्राइस की बात करें 2 रुपये 50 पैसे। पत्र की बात करें मैक्सिमम वेट इसका 2 किलोग्राम, पहले 20 ग्राम पर 5 रुपये, उसके प्रत्येक एडिशनल 20 ग्राम या फ्रैक्शन के लिए 5 रुपये। बुक पैकेट का मैक्सिमम वेट 5 किलोग्राम, सैंपल और पैटर्न पैकेट का मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम। इसमें पहले 50 ग्राम पर 4 रुपये, प्रत्येक एडिशनल 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के ऊपर 3 रुपये।
बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, ऐसा बुक पैकेट जिसमें मुद्रित पुस्तकें हो, मैक्सिमम वेट उसका 5 किलोग्राम हो सकता है और इसके लिए चार्जेस पहले 100 ग्राम पर 1 रुपया, प्रत्येक एडिशनल 100 ग्राम के ऊपर या उसके पार्ट के लिए 1 रुपया लिया जाएगा। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, पत्रिकाओं वाले बुक पैकेट के ऊपर हमने किया था कैसे लिए जाते हैं चार्जेस, डिपेंड्स अपॉन वेट एंड वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे वेट। अगर 20 रुपये तक की पीरियोडिकल है, अगर 100 ग्राम तक है 2 रुपये, अगर नेक्स्ट 100 ग्राम है तो 3 रुपये। 21 से लेके 50 ग्राम रुपये तक अगर उसकी वैल्यू है, 100 ग्राम तक का वजन है, 4 रुपये, नेक्स्ट 100 ग्राम के लिए 5 रुपये। 50 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है, पहले 100 ग्राम के लिए 8 रुपये, नेक्स्ट 100 ग्राम के लिए 9 रुपये। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की बात करें, मैक्सिमम वेट 7 किलोग्राम हो सकता है। पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अगर हवाई एयर डाक इसको भेजना है तो इसके लिए आपको हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। पार्सल की बात करें, मैक्सिमम वेट 20 किलोग्राम हो सकता है। अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो 10 किलोग्राम हो सकता है। पहले 500 ग्राम पर 19 रुपये, फिर उसके बाद प्रत्येक एडिशनल 500 ग्राम या उसके हिस्से के लिए 16 रुपये। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स की बात करें, सिंगल कॉपी है तो 50 ग्राम तक 25 पैसे, 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक 50 पैसे, फिर उसके बाद प्रत्येक एडिशनल 100 ग्राम के लिए 20 पैसे। अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स का पैकेट भेज रहे हैं जिसमें सेम डेट के और सेम ही न्यूज़पेपर की कॉपीज़ भेज रहे हैं, 100 ग्राम तक 50 पैसे, प्रत्येक 100 ग्राम के लिए एडिशनल जो भी आएगा 20 पैसे। रजिस्ट्रेशन जो हमने आज की 17 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर वीपीपी कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, ऐसा वैल्यू पेबल आर्टिकल जिसमें प्रिंटेड बुक्स हो, प्रिंटेड या स्टैम्प्ड वैल्यू, ऐसे वैल्यू पेबल आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 17 रुपीज़ नहीं लगते हैं, उसमें कंसेशन आपको मिलती है। लेकिन उन प्रिंटेड बुक्स की वैल्यू 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसमें जो कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2 रुपये 50 पैसे लगती है। एक्नॉलेजमेंट फ़ीस की बात करें 3 रुपये है। इंश्योरेंस की बात करें, रिटेल कस्टमर के लिए 200 रुपये तक 10 रुपये, प्रत्येक अबव 200 रुपये के लिए, ठीक है। अगर 200 रुपये से ज़्यादा है तो 10 रुपये प्लस जो भी अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा होगी, हर एक 100 रुपये के लिए 6 रुपये आपसे लिए जाएंगे। फिर अगर स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के कंट्रैक्चुअल कस्टमर्स की बात करें तो 200 रुपये तक 4 रुपये, फिर अगर 200 रुपये से ज़्यादा है तो 4 रुपये प्लस जो भी अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा होगी उसका 1.50%। वीपी के बारे में बात करें तो 20 रुपये तक 2 रुपये, 21 रुपये से लेकर 50 रुपये तक 3 रुपये, 50 रुपये से ज़्यादा है तो 5 रुपये। वेयर हाउसिंग चार्जेस की बात करें, जब उसको 7 दिनों से अधिक अवधि के लिए रोका जाता है तो उसके ऊपर भंडारण शुल्क लगता है। तो अगर पार्सल है 3 रुपये पर डे, अगर अन्य कोई आर्टिकल है पार्सल के अलावा तो उसके ऊपर 2 रुपये पर डे के हिसाब से। वैल्यूएबल आर्टिकल के बारे में इंक्वायरी फीस जो है 1 रुपये लगती है। लेट फीस की बात करें तो प्रत्येक अनरजिस्टर्ड लेटर कार्ड या पोस्ट कार्ड के लिए 2 रुपये, रजिस्टर्ड लेटर कार्ड या पोस्ट कार्ड अगर वो क्या है अनरजिस्टर्ड के लिए 2 रुपये और रजिस्टर्ड हैं तो 3 रुपये आपसे लिए जाएंगे। फीस फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइंड बाय एड्रेसी, तो अगर आपको प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई मूल रसीद की एक सत्यापित प्रति चाहिए तो उसके लिए 2 रुपये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो ये था स्पेशल सर्विसेज के बारे में, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको बुक्स चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक ले सकते हैं। और इसमें अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।